हेलो बच्चों। हम यहाँ पे चैप्टर 2 शुरू करेंगे फर्स्ट पार्ट में, जिसका नाम है सरल रेखा में गति। ठीक है। कोई बच्चा बताएगा गति से क्या समझते हैं आप लोग? देखो, गति का मतलब होता है कि जब भी कोई वस्तु अपनी जगह चेंज कर रही है ना। मान लो अभी कोई सामने बच्चा बैठा है, ये उठ के पीछे वाली सीट पे चला जाएगा, तो इसने अपनी जगह बदल दी, तो आप इसको बोलेंगे ना कि इसने गति करी। हाँ या ना? यस। तो गति की डेफिनेशन अगर हम अब ये तो हुई सरल भाषा में कि इसने अपनी जगह बदली, तो इसको हम कहेंगे कि ये गति में है ना। अगर मैं इसको डेफिनेशन बोलना चाहूं तो कैसे बोलूंगा? देखो, ये अपनी जगह से बदल के दूसरी जगह गया, मान लीजिए ये जगह थी और इस जगह चला गया। अब ये यहां से यहां पर गया, तो हमने कहा भाई ये वस्तु ने गति करी और ये यहां से चलकर यहां पहुंची। तो ये वाली चीज क्या कहलाई जाएगी? इसकी प्रारंभिक स्थिति। ये क्या कहलाई जाएगी? प्रारंभिक स्थिति। और ये क्या कहलाई जाएगी? अंतिम स्थिति। हाँ या ना? स्थिति का मतलब तो समझते हैं ना? जैसे मैंने सरल भाषा में बोला जंघा, बट अगर आप थोड़ा अच्छे से बोलोगे तो उसको क्या बोलेंगे? स्थिति। ठीक है। प्रारंभिक मतलब जहां पहले था, अंतिम मतलब जहां पर बाद में वो पहुंचा। अब ये यहां से यहां पहुंचा, तो कैसे पहुंचा होगा? मान लो दो बच्चे जा रहे हैं, है ना। मान लो एक बच्चा उठ के गया, दूसरा बच्चा उठ के गया, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई तेज जाएगा, कोई धीरे जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे? जो तेज गया उसका मतलब वो तेज गति कर रहा है, जो धीरे गया वो धीरे गति कर रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टाइम का भी अंतर आ रहा है, कि यानी कि समय के साथ वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में जा रहा है, तो उस हिसाब से हम बोलेंगे कि वो गति कितनी तेज कर रहा है। तो यहां पे दो चीज हुई, गति तो कर रहा है, फिर एक आया कि धीरे या तेज। तो यानी कि अगर मैं अब जब गति की डेफिनेशन बताऊं तो दो टर्म आई। फर्स्ट स्थिति, दूसरी समय। और समय भी नहीं, समय अंतराल, टाइम का डिफरेंस कितना रहा, मतलब वो यहां से यहां तक गया तो बीच का कितना टाइम था। भाई यहां पे मैंने घड़ी स्टार्ट करी और यहां पर रोक दी स्टॉप वॉच, कि यहां से यहां तक की जो टाइम इंटरवल था, यानी कि समय अंतराल, उसमें वो अपनी स्थिति चेंज किया। तो यानी कि समय के साथ स्थिति चेंज करने को हम क्या कहते हैं? गति। तो अब गति की डेफिनेशन क्या बताओगे? बताओ, कोई बच्चा बताएगा? दो टर्म हमारे पास आ गई ना, समय और स्थिति। तो अब इन दोनों को अरेंज करो। देखो, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में गया, समय के साथ गया। तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, क्या? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। आया समझ में? पक्का? तो क्या हुआ गति का मतलब? जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है, या जब कोई वस्तु इस समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो वह क्या कहलाएगी? गतिशील, यानी कि वो गति कर रही है। कुछ पूछना है? हो गया। चलिए। तो अच्छा, ये तो हुआ कि भाई दो वस्तु स्थिति कर रही है। अब ये बताइए, आप कैसे बोलेंगे कि ये गति कर रहा है या नहीं कर रहा है? देखो, आप लोग बैठे हैं, जमीन पे बैठे हैं, पृथ्वी पर बैठे हैं, तो हम तो मानते हैं कि पृथ्वी भी गति कर रही है, तो इसका मतलब आप सब लोग गतिशील हैं। भाई आप भी तो पृथ्वी के ऊपर है ना। भाई ये पृथ्वी है, मान लेते हैं आप यहां बैठे हैं, है ना। ठीक। तो अब ये भी अपने क्या सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो ये भी घूम रही है। तो जब आप इसके ऊपर बैठे हो तो आप भी तो घूम रहे हो, है ना। हाँ, आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि आप सब एक ही जगह बैठे हो, तो अब आप सिर्फ अपने आसपास का रीजन देख रहे हो। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। आप ट्रेन में जाते हैं, है ना। ट्रेन तो चल रही होती है ना, बट जब ट्रेन की अगर खिड़की बंद कर दो और मान लो सपोज कर आपको शोर भी नहीं आ रहा है ट्रेन का चलने का, तो आपको ऐसा लगेगा ना सब बस बैठे हैं आपस में, कुछ नहीं चल रहा है, रुका हुआ है, लगता है ना।
या नहीं? तो सेम चीज हमारे साथ होती है जब हम पृथ्वी के ऊपर बैठे हैं, है ना? तो हमें पृथ्वी मूव कर रही है, बट ना तो कोई शोर है ना कुछ, ना तो हमको पता भी नहीं चल रहा है, या हमें आदत हो चुकी है उस चीज की, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि हम लोग गति में हैं। तो अब ऐसे भी हम गति में हैं। अब अगर कोई आदमी हमें यहां से देख रहा होगा तो हम गति में है ना, परंतु आप एक दूसरे के बराबर में बैठे हैं तो हमें तो नहीं पता चल रहा हम गति में हैं। तो इसका मतलब गति को देखने के लिए कुछ ऐसी चीज चाहिए जो हमें ऑब्जर्व करे, मतलब हमें देखे। अगर कोई यहां से देखेगा तो हम गति में है, और यहीं से कोई देखेगा तो हम गति में नहीं है, या नहीं? हाँ या ना? तो इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। मान लो ट्रेन में है आप, है ना? ट्रेन में दो बच्चे बैठे हैं और एक बच्चा खड़ा है प्लेटफॉर्म पे। ओके, तो ट्रेन चलनी शुरू हुई। ठीक, जब आप दो बराबर में बैठे हो तो टाइम के साथ आप दोनों की स्थिति में तो चेंज नहीं हुआ, आप हम बराबर में ही बैठे हो, पर जो बाहर प्लेटफॉर्म से देख रहा था उसके हिसाब से तो आप चलने लगे ना, या नहीं? तो उसके हिसाब से तो आप लोग गति में आ गए, पर जो अंदर दो बैठे हैं उनके हिसाब से मैं दोनों गति में नहीं है। आया समझ में? नहीं आया? ठीक, तो इसका मतलब हमको एक फिक्स पॉइंट बनाना पड़ता है जिससे हम बता पाए कि गति हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, हाँ या ना? तो अब उसी की ही बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं निर्देश फ्रेम। क्या बोलते हैं? निर्देश फ्रेम। थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप लोग मैथ में पढ़े हो ना, ग्राफ। ग्राफ पढ़े हो, एक्स वाई एक्सिस बनाते थे और उसमें पॉइंट ड्रॉ करते थे, तो ये कुछ ऐसा ही है। वहां पे आप ओरिजिन किसको लेते थे? जो आप मूल बिंदु लेते थे। मूल बिंदु क्या होता था? मूल बिंदु आपका एक रेफरेंस पॉइंट होता था जिससे आप मेजर करते थे, है ना? बट अगर आप मान लो कहीं पे 5 से शुरू कर देंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप वहां से शुरू किए हैं, बट आप 0 पे क्यों आते थे? जिससे सिंपल हो सके प्लॉट। ठीक, तो निर्देश फ्रेम क्या कहता है? निर्देश फ्रेम सिर्फ एक ऐसा सिस्टम है, मतलब ऐसी पोजीशन है जहां से आप क्या करेंगे, मोशन को, जो आप गति हो रही है या वस्तु की स्थिति है, पोजीशन जो जहां पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसको आप बताएंगे। क्या? जैसा मान लीजिए आप कमरे में के अंदर है ना? आपका जो रूम है, क्लासरूम, उसका एक मैं कोना ले लूं और मैं ऐसा समझता है, ये आप लोगों का क्लासरूम है ना? यहाँ पे आप लोगों का बोर्ड होगा और ये आप लोगों की सेट मान लेते हैं कि, ठीक है? अब इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं। ठीक भाई, आप लोगों में से जैसे मुझे दिख रहे 4 ही सीटें हैं, ठीक है? तो दो बच्चे यहां बैठे हैं, ठीक, फिर एक यहां, फिर दो यहां, और एक यहां, ऐसे बैठे हो ना, है ना? तो आप लोगों की अगर मैं पोजीशन देना चाहूं अब, कि आप लोग इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कहां कहां बैठे हैं, मैं मूल बिंदु इसको मान लेता हूं अभी के लिए। अभी के लिए मूल बिंदु मैंने वो दीवार का कॉर्नर मान लिया जो आपके सामने होगा, है ना? तो मान लीजिए इसको नंबर में 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, मतलब क्या, कॉलम नंबर 1 2 3 4, और रो नंबर 1 2 3 4। तो इन दो बच्चों के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2 और 1, है ना भाई? एक्स एक्सिस के 2 और 1, यानी कि सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, सेम है सेकंड रो, सॉरी सेकंड कॉलम, ये भी तो 2 है ना, सेकंड रो, या नहीं? अब अच्छा, मूल बिंदु को मैं हटा के इस बच्चे के पास ले आऊं, तो पहली सीट ये रही, दूसरी सीट ये रही, तीसरी सीट ये रही,
अब मैं मूल बिंदु यहां पर ले आया, तो अब पोजीशन बताइए। जिस बच्चे की यहां पे दो दो थी, उसकी यहां पर क्या होगी? भाई ये तो जीरो है ना, ये भी जीरो है, ये कितना होगा? वन। ये कितना होगा? टू। तो कितना हो गया? जीरो। हुआ या नहीं? तो इसका मतलब जब मैंने निर्देश फ्रेम बदला, यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बदला अपना, तो आप लोगों की क्या बदल गई? स्थितियां बदल गई। और हम हमेशा ये मान के चलते हैं, पॉइंट ऐसा चूज करते हैं जो निर्देश फ्रेम है, ऐसा चूज करते हैं जो आइडियल रहे, मतलब ज्यादा हिले ना। अच्छा ये बताओ, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छा है ये वाला? कौन सा? ये या ये अच्छा है ना? क्यों है? क्योंकि ये बदलेगा नहीं। भाई ये बच्चा सीट बदल सकता है ना, मान लो यही हट गया। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो फिक्स रहे, जिसके कोरिस्पॉन्डिंग आप लोग पोजीशन को अच्छे से बता सके। अच्छा मान लो भी यही बच्चा मूव करके यहां चला गया, है ना, तो इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताना अच्छा रहेगा या इसमें? इसमें ना, कि भाई भाई ये क्या था, 2021 पे था और ये चला गया 43 पे, है ना, या ये चला गया यहां पर। इजी? ये इजी या वो इजी? कौन सा? ये? ठीक है। तो निर्देश फ्रेम समझ में आया ना, निर्देश फ्रेम क्या है? पक्का? अच्छा, निर्देश फ्रेम थोड़ा डिफिकल्ट है वैसे, मतलब इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, मतलब थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको, है ना। अब अच्छा, ग्राउंड में जैसे आप लोग रो लगाते होंगे प्रेयर के लिए, प्रेयर के लिए रो लगाते हैं, फिर उसमें बच्चे खड़े होते हैं, है ना, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं उस चीज को, कि भाई उसकी पोजीशन में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा चूज करें। अगर मान लो आपको कोई बोल दे कि ये बच्चा कहां पर खड़ा है, तो आप कैसे बताएंगे? भाई कैसा लगती है आप लोगों की रो? भाई ऐसा लगाते हैं ना, एक के पीछे एक। ठीक। तो यहां से हम कुछ ले लेंगे ऐसा पॉइंट जहां से लाइनें शुरू हो रही है, तो ये हो गया फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। इसी तरीके से आप उसको कोऑर्डिनेट्स दे सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या हुआ? अच्छा ये इतना सब हम देख रहे हैं कि किसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, क्यों देख रहे हैं? मैंने भी पीछे पढ़ा था, स्थिति बदलते हैं हम लोग समय के साथ, तो हम उसको क्या कहते हैं? गति। और मुझे गति को डिफाइन करना है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए? स्थिति। साथ में क्या पता होना चाहिए? समय। तो स्थिति कैसे बताऊंगा? ऐसे ही तो बताऊंगा ना, कि भाई ये यहां था, ये यहां गया, फिर मैं इन दोनों के बीच की दूरी नाप लूंगा, है ना। आगे समझ में? तो अब लिखिए निर्देश फ्रेम की डेफिनेशन। निर्देश फ्रेम आप किसको कहेंगे? इसकी डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझना बहुत जरूरी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या? एक ऐसा सिस्टम है जिसके सापेक्ष आप क्या कर रहे हो? वस्तु की स्थिति डिस्कस कर रहे हो और उसकी गति डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? निर्देश फ्रेम। क्या कहेंगे? निर्देश फ्रेम। ठीक। अब एक और चीज आती है, बिंदु वस्तु। बिंदु वस्तु क्या है? मान लीजिए एक बस है ना, वो 100 किलोमीटर चली। ठीक है, कोई बस थी, वो 100 किलोमीटर चली, और बस की लंबाई है मान लेते हैं 10 मीटर। बस की लंबाई कितनी मान लेते हैं? 10 मीटर। अब ये यहां से यहां तक गई, तो ये बताइए, जो इसकी लंबाई है 10 मीटर, 10 मीटर 100 किलोमीटर से कितना छोटा होगा? 100 किलोमीटर के कंपैरिजन में।
1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, है ना? तो 1 किलोमीटर के अंदर कितनी बसें आ जाएंगी अगर मैं सारी बसों को एक साथ खड़ा करूं, एक के पीछे एक? भाई 10 मीटर बोला ना मैं, कितनी आ जाएंगी? भाई 1000 मीटर है, 1000 मीटर को 10 से भाग दे दो, कितनी आएंगी? 100 बस आ सकती है ना। और 100 किलोमीटर में तो कितनी? 10,000। तो इसकी लंबाई इसके कंपैरिजन में क्या है? बहुत छोटी है ना, इसका मतलब बहुत छोटी है। तो इसको मैं ना लंबाई नहीं ले लूं, सिर्फ पॉइंट ले लूं, चलेगा ना? भाई क्योंकि जितनी लंबाई है उसके कंपैरिजन में उसकी जो लेंथ है वो बहुत छोटी है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि जो वस्तु मूव कर रही है, जो वस्तु गतिशील है, उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं देखते, हम उसको क्या मान लेते हैं कि वो सिर्फ एक बिंदु ऑब्जेक्ट है। मान लो जैसे उसको आपके पास इतनी बड़ी रस्सी है, एक चींटी चल रही है यहां पर, तब चींटी की लंबाई कंसीडर करेंगे उस टाइम पे? नहीं करेंगे, है ना? पर अगर मान लो आपके इतनी सी चीज है या इतनी ही बड़ी रस्सी है, बट इसमें कोई चूहा चल रहा हो, तो कंसीडर करना पड़ेगा उसकी लेंथ, क्या नहीं? क्योंकि चूहा तो मान लो इतना बड़ा है, ये अपने आप में तो 4 गुना ही हो गया। तो उसको हम बिंदु द्रव्यमान नहीं कह सकते वहां पे, या बिंदु वस्तु नहीं कह सकते। परंतु यदि वस्तु की लंबाई आपकी जो दूरी है उसके कंपैरिजन में क्या हो? बहुत छोटी हो, नगण्य हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? बिंदु वस्तु, या कभी कभी इसको बिंदु द्रव्यमान भी कहते हैं। तो दोनों ही सही है, बिंदु द्रव्यमान, बिंदु वस्तु। तो आप किसको कहेंगे? बताओ इसकी डेफिनेशन, आप लोग बताओ क्या है? दो चीजें, दूरी और वस्तु की लंबाई। क्या? यदि किसी वस्तु की लंबाई दूरी की तुलना में नगण्य हो तो उस वस्तु को क्या कहेंगे? बिंदु वस्तु या बिंदु द्रव्यमान। बिंदु वस्तु क्या याद करेंगे? यदि किसी वस्तु का आकार वस्तु द्वारा चली गई दूरी की तुलना में नगण्य है, मतलब बहुत कम है, नगण्य का मतलब बहुत कम, जो गिना ना जा सके उसके कंपैरिजन में, है ना? तो वस्तु के आकार की उपेक्षा की जा सकती है, उपेक्षा मतलब भूल जाना या छोड़ सकते हैं, इस प्रकार की वस्तु को बिंदु वस्तु कहते हैं। ठीक, अब आते हैं मेन पार्ट पर। ये सब क्या था, मतलब थोड़ा था कि जिससे आप लोग आगे बढ़ सके, है ना? मतलब जैसे होता है ना, अल्फाबेट्स पढ़ते हैं वर्ड से पहले। अब आते हैं, भाई आप लोगों को स्थिति पता लग गई, निर्देश फ्रेम पता लग गया कि कहां से मेजर करना है आप लोगों को, आपको बिंदु वस्तु पता लग गई। बिंदु वस्तु आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमेशा ध्यान रखना है कि अगर वस्तु की लंबाई दूरी की तुलना में बहुत कम होनी चाहिए तो आप सिर्फ दूरी पे फोकस करेंगे, वस्तु को भूल जाएंगे। ठीक है, अब बताइए, चलिए, वस्तु यहां से यहां गई तो हम इसको क्या कहते हैं? ये क्या तय किया? हाँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इतनी दूरी तय किया, दूरी पड़ा है ना? दूरी किसको कहते हैं? दूरी, दूरी क्या होती है? देखो, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, हमें ए से बी तक जाना है। ए से बी तक जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। कोई बच्चा ऐसे जा सकता है, कोई बच्चा ऐसे जा सकता है ना? कोई बच्चा ऐसे भी जा सकता है। तो दूरी तीनों क्या है? अलग अलग है ना? पर आपकी जो प्रारंभिक स्थिति थी और अंतिम स्थिति थी वो दोनों सेम है या नहीं है? तो दूरी की डेफिनेशन इसका मतलब ये तो नहीं हो सकती कि हम अगर ए से बी तक जाएं तो उनके बीच की डिस्टेंस या उनके बीच का रास्ता, रास्ते तो बहुत सारे हैं। तो इसके लिए हम क्या डेफिनेशन देंगे कि जब कोई वस्तु एक स्थिति से दूसरी स्थिति पे जाती है तो उसके द्वारा तय किया गया पथ, मतलब जो रास्ता उसने तय किया, कोई भी रास्ता तय कर सकता है, कोई ऐसे भी जा सकता है घूमता घूमता, कोई सीधा भी जा सकता है डायरेक्ट। तो वस्तु द्वारा तय किया गया पाथ, पथ, भाई उसने जो भी रास्ता तय किया हो, कोई ऐसे भी घूम के आ सकता था, मैं तो घूमता हुआ जाऊंगा, जैसे
स्कूल से जाते हुए बच्चे, कोई सीधा जाता है, कोई बहुत लंबा घूम के जाता है। ठीक है, तो वस्तु द्वारा तय किया गया पथ। ठीक, तो दूरी की डेफिनेशन क्या होगी, बताओ। वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई, कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहेंगे, यहां पे एक वर्ड याद रखना है, कुल पथ, है ना, कि भाई हमें कुछ नहीं लेना, ये पोजीशन क्या थी, ये पोजीशन क्या थी, वो वहां से यहां तक जाने में कितना रास्ता तय किया, कितना पथ तय किया, रास्ता मतलब पथ ना। ठीक, तो क्या लिखेंगे, डेफिनेशन बताओ दूरी की। दूरी को अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो बोलते हैं डिस्टेंस। बताओ, किसी वस्तु द्वारा तय किया तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, दूरी, किसको, ये तय किए गए कुल पथ की लंबाई को। ठीक है, हमें नहीं लेना देना कि कहां से कहां गया, हो सकता था आप यहीं पे थे, मान लो अभी एक बच्चा उठ के गया ना बाहर, और वापस आके उसी जगह पे बैठ गया, है ना, वापस आके बैठ गया, तो दूरी तो उसने तय की ना, रास्ता तो तय किया। अभी हम नया एक वो पढ़ेंगे भी, डिस्प्लेसमेंट, उसमें भी कुछ बताएंगे। ठीक है, तो तय किया गया पाथ, तय किया गया पथ, उसकी क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। ठीक है, अच्छा दूरी इसकी मुझे बीमा बताइएगा कोई बच्चा, बीमा आप लोगों ने पढ़ा है, दूरी पढ़ा हमने अभी, दूरी की बीमा क्या होगी, ये क्या है, लंबाई है ना, तो इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, दूरी किसमें मापोगे आप, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि दूरी नापो स्केल लेके, तो क्या नापते हो, लंबाई ना, लंबाई तो नापते हो ना, तो वीमा क्या होगी इसकी, अच्छा वीमा से पहले मात्रक क्या होगा इसका, लंबाई का मात्रक क्या है, अरे दूरी को नापोगे तो आप क्या नापोगे, अच्छा बताओ, अभी ये बच्चा बाहर से वापस आया, अगर आपको इसको मैं बोलूं कि इसने कितनी दूरी तय की, वो माप नापो, तो क्या नापोगे, किस चीज से नापोगे, हाँ मीटर ना, तो वही तो बोल रहा हूं, तो मात्रक क्या होगा, देखो दूरी को जब आप नापते हो तो आप किसी स्केल से, जो फीता आता है उससे नापते हैं ना, जो वैसे वाला फीता आता है, तो फीते में क्या मेजरमेंट होती है, तो फीट होता है, सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, यही तो होता है ना। तो आप लोगों ने मात्रक में पढ़ा होगा कि आपके पास डिफरेंट टाइप की सिस्टम है, जिनमें आप नापते हो, फुट में भी नाप सकते हो, मीटर में भी नाप सकते हो, किलोमीटर में भी नाप सकते हो। ठीक, तो हम जो जनरली यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक में लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। ठीक, तो दूरी का मात्रक भी क्या होगा, मीटर। अब बीमा बताओ आप, बीमा क्या होगी इसकी, एल, क्यों होगी एल, क्योंकि सिर्फ लंबाई है, बाकी ना तो इसके अंदर वेट है ना इसके अंदर टाइम है, तो सिर्फ क्या होगा, M0 L1 T0। तो मात्रक मीटर, मात्रक क्या के चाहे आप लिख सकते हो SI मात्रक, है ना, वीमा M0 L1 T0। ठीक है, या खाली कभी कभी बहुत से लोग एल भी बोल देते हैं खाली, है ना, दोनों ठीक है। आ गया दूरी समझ में, अब आगे चले, अब आते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अब वहीं पे एग्जांपल वापस जाते हैं कि एक बंदा ए से
बी गया, ऐसे भी जा सकता था, ऐसे भी जा सकता था, ऐसे भी जा सकता था, और एक ऐसे भी जा सकता था, और कोई ऐसे भी जा सकता है ना। पर ये सब लोग ए से तो बी ही गए हैं ना भाई, गए तो ए से बी ही है, तय किया गया, रास्ता अलग अलग है। तो अगर मुझे सिर्फ ये देखना हो कि भाई तुम लोग मतलब कुछ भी गलत सलत तरीके से आ जा रहे हो, मुझे सिर्फ देखना है कि बीच की एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना है, मतलब बीच की जो मिनिमम दूरी है कम से कम वो कितनी है, तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। जैसे कि अभी एक लड़की क्लास से बाहर गई, वापिस आई, अपनी जगह पर आकर बैठ गई, है ना। तो अब इसने दूरी तो तय करी भाई, दूरी की डेफिनेशन क्या थी? तय किया गया रास्ता, तो रास्ता तो तय किया। तो भाई मान लो अगर गेट से जाने तक 5 मीटर था, 5 मीटर आने का हुआ, 10 मीटर उसने तय कर लिया, बट वो वापस उसी जगह पर आके बैठ गई। तो विस्थापन क्या हुआ? फाइनल दूरी, जो फाइनल पोजीशन थी और जो इनिशियल पोजीशन थी उसके बीच में तो कुछ नहीं जगह है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? आपकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, उन दोनों के बीच का जो न्यूनतम पथ है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, जो सबसे छोटा रास्ता है। जैसे किसी भी दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा रास्ता क्या हो सकता है बताओ? दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। कभी भी अगर आप दो बिंदु मिलाएंगे ना, उनके बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो क्या होता है? सीधी रेखा। उन दोनों के बीच के मिला के सिर्फ एक लाइन खींच दो। परंतु यहां पे एक और चीज आती है डिस्प्ले मतलब विस्थापन में, विस्थापन में दिशा भी इंपॉर्टेंट है, कि दिशा भी आपको बतानी पड़ेगी। अगर मैं बता रहा हूं ना कि ये ए से बी गया, और मैं बता रहा हूं कि भाई ये ए से बी तक 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, कितनी दूरी पर स्थित है? 5 मीटर, तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में है 5 मीटर। भाई देखो, इस पॉइंट से यहां तक के पॉइंट ये है, इस दूरी पर तो ये भी हो सकता है, इतनी ही दूरी पर तो ये वाला पॉइंट भी हो सकता है, हो सकता है ना। तो मुझे इसको ये भी बताना पड़ेगा भाई कि इतनी दूरी पर तो है, परंतु इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो मुझे बताना पड़ेगा इसको कि इस डायरेक्शन में है। तो यानी कि विस्थापन में दो चीज आई, एक तो जो वहां से वहां तक का न्यूनतम पाथ है वो, दूसरा दिशा। दूसरा क्या आया? दिशा आई। तो अगर आपको विस्थापन की डेफिनेशन लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे? किसी वस्तु का विस्थापन उस वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच क्या न्यूनतम पाथ को कहते हैं, तथा इसको व्यक्त करने के लिए उसकी दिशा भी बतानी होती है, मतलब दिशा की भी आवश्यकता होती है। आया समझ में? तो आपके पास कौन कौन से कीवर्ड्स आ गए? प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति, उनके बीच की न्यूनतम दूरी, तथा उसकी दिशा, है ना। तो आपको कीवर्ड्स ध्यान में रखने, डेफिनेशन बन जाएगी। बनाओ डेफिनेशन। क्या? देखो, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या? बीच की न्यूनतम दूरी को, तथा विस्थापन को व्यक्त करने के लिए आपको माप, कि भाई उनके बीच की कितनी दूरी है न्यूनतम, तथा दिशा, दोनों की आवश्यकता होती है। तो आपको दिशा भी बताना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर दिशा है तो ये कैसी राशि हुई? पढ़ा है सदिश और अदिश राशि। सदिश राशि जिनको बताने के लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है, मतलब ऐसी राशियां जिनको बताने के लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है, वे क्या कहलाती हैं? सदिश राशि। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? यह एक सदिश राशि है। ठीक। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा? हाँ, मीटर। क्यों? ये भी तो दूरी है ना, तो क्या रहेगा? मीटर। तो जब मीटर मात्रक मीटर है तो विमा क्या रहेगी? सेम वही जो दूरी की थी। ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे लोगों से बोलूं कि आप दूरी और विस्थापन में अंतर लिखो, तो लिख सकते हो? देखो, थोड़ा बता देता हूं, आप लिख क्या अप्लाना। ठीक है, पहला हमने क्या देखा? दूरी क्या है?
तय किया गया कुल पाथ। हमें लेना देना नहीं है कि बीच की डिस्टेंस कितनी है, चाहे आप उसी पॉइंट पे आ जाए घूम के, घूम घूम के, पर आपने जितना भी रास्ता तय किया वो सब क्या कहलाएगा, दूरी, है ना। वस्तु तय द्वारा तय किया गया न्यूनतम पाथ, सबसे छोटा रास्ता, वो क्या होता है, विस्थापन, है ना, हाँ या ना। तो एक अंतर ये हो गया भाई, डेफिनेशन ही अलग अलग है। एक तय किया गया कुल पाथ, दूसरा बीच की न्यूनतम दूरी। दूसरा अंतर बताओ भाई, ये एक सदिश राशि है विस्थापन, विस्थापन को बताने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता है ना, परंतु दूरी को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब वो क्या है, एक अदिश राशि है। आया समझ में, दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर कोई बताओ। देखो, आप दूरी तय कर रहे हो कोई भी, तो दूरी तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी ना, आपका तय किया गया पाथ कभी निगेटिव हो सकता है नहीं ना। पर आपके विस्थापन को सोचो, विस्थापन में आपको मैं बोलूं कि जाना भाई तेरे को इस दिशा में है, पर आप उल्टी दिशा में चले गए, तो ये क्या हो सकता है, निगेटिव हो जाएगा ना। भाई जब आप इस दिशा में बता रहे हो और आप उसके उल्टा चल रहे हो, तो वो हमेशा क्या बुलाएगा कि वो निगेटिव में चला उसके, तो यानी कि विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। अच्छा, जीरो का एग्जांपल मैंने दिया ही था कि एक बच्चा उठ के वापस आ गया, तो विस्थापन क्या हुआ उसका, अरे ये एग्जांपल था कि अभी एक बच्चा बाहर गया, वापस आके इसी जगह पर बैठ गया, तो तय की गई दूरी क्या है, कुछ तो है पॉजिटिव नंबर, पर विस्थापन क्या है भाई, वहीं की वहीं है ना। प्रारंभिक स्थिति भी यही है और अंतिम स्थिति भी यही है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, जीरो। तो विस्थापन क्या हुआ, जीरो। तो इसका मतलब दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी हमेशा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होगी, परंतु विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आया ना, आया समझ में। तो अब लिख सकते हो आप लोग। तो अब आप ये टेबल के फॉर्म में ऐसे लिखना कि ये दूरी और ये विस्थापन, ठीक है, ओके। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। चलिए, यहां तक सब लोगों के क्लियर है ना, कोई डाउट इतने में, दूरी में। अब आते हैं, हमने गति की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, कि समय के साथ होने वाला परिवर्तन। अभी तक तो हमने सिर्फ देखा कि भाई टाइम चेंज हो रहा है, बीच की डिस्टेंस मेजर कर ली, बीच की क्या उन्होंने रास्ता तय किया या फिर उनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो अब आप ये बताइए, आपको समय के साथ मेजर करना पड़ेगा उसको। तो आप लोगों ने कोई ऐसी वर्ड पढ़ा है, आप लोग क्या बोलते हैं अगर मान लो कोई बहुत तेज चल रहा है या बहुत धीरे चल रहा है या टाइम के साथ कम चल रहा है, मतलब कि दो बच्चे हैं, एक 1 मिनट के अंदर ज्यादा दूरी तय करता है और एक बच्चा 1 मिनट के अंदर कम दूरी तय करता है, तो आप क्या बोलेंगे इसको, कि इन दोनों की क्या अलग अलग है, चाल बोलते हैं ना कि इसकी चाल तो कम है, इसकी चाल तेज है। तो उसका मतलब क्या होता है कि ये बच्चा कम समय में ज्यादा दूरी तय करता है, तो यानी कि फास्ट है, या इसकी चाल तेज है, या इसकी चाल अधिक है, हाँ या ना। और अगर मान लो वही बच्चा दूसरा सेम टाइम में कम दूरी तय कर रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, वो धीरे चल रहा है या उसकी चाल कम है। तो वहीं से ही एक वर्ड आता है चाल, स्पीड, बोलते हैं ना स्पीड कम है, तो इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं उसको चाल। तो चाल क्या है, चाल की अगर डेफिनेशन पढ़े, तो चाल क्या, मैंने बोला दो चीजें, टाइम और बीच तय की गई दूरी। तो अगर मैं, अभी मैंने आपको बताया कि हम किसको बोलते हैं तेज चल रहा है या कम चल रहा है, जो सेम टाइम में कम दूरी तय करे उसको हम बोलते हैं कि उसकी चाल कम है, सेम टाइम में ज्यादा दूरी तय करे तो उसकी चाल अधिक है। तो अगर मुझे चाल की डेफिनेशन देनी हो, तो अब इसको अगर मैं थोड़ा और अच्छे से रिफाइन करूं तो क्या बोलूंगा, कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक का मतलब 1 यूनिट, 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं,
किसी वस्तु द्वारा, किसमें, एकांक समय, यानी कि यूनिट टाइम, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अच्छा, अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो पीछे एक चीज रह गई थी, सॉरी। विस्थापन को व्यक्त कैसे करेंगे भाई? हम फिजिक्स में जनरली क्या करते हैं कि कोई भी चीज होती है उसको सिंबल देते हैं ना, कोई एक, कोई कि भाई इसको इससे व्यक्त करेंगे। तो जो आपका विस्थापन और दूरी है, दोनों को हम किससे व्यक्त करते हैं? एस से। तो यहां पे लिख लेना इसको एस द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है, स्मॉल एस, ठीक है। तो जहां भी हम विस्थापन या दूरी देखेंगे तो हम एस यूज करते हैं। यहां पे क्या होता है? एस वेक्टर में होता है, और यहां पर एस क्या होता है? एस बस ऐसे ही होता है, मतलब कोई वेक्टर नहीं, साइन नहीं होता है ना, एरो नहीं होता ऊपर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और इसको किससे व्यक्त करते हैं भाई? इसको भी, तो v बराबर क्या होगा? चली गई दूरी बटे समय। तो कितनी दूरी तय करी उसने, और डिवाइडेड बाई उसने कितना टाइम लिया वहां से वहां तक। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, इसको डेल्टा लिख देते हैं। डेल्टा क्यों? बीच का डिफरेंस देखने के लिए, है ना। क्योंकि आप तो ऐसे जीरो से स्टार्ट नहीं होते ना। मान लो उस टाइम पे टाइम 1 बजा हुआ था, आप 2 बजे घर पहुंचे, तो आपने उसके बीच में कितनी दूरी तय करी, और उसके बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है। तो यहां पे इसलिए समय की जगह कुछ बुक्स में आपको मिलेगा समय अंतराल, कि बीच का टाइम का डिफरेंस कितना है ना, ठीक है। अच्छा, मात्रक बताओ आप इससे, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि चली गई दूरी, डिस्टेंस, एल मतलब मीटर, समय अंतराल टाइम, तो सेकंड, तो क्या हुआ? मीटर पर सेकंड। अच्छा, वीमा, एल टी माइनस 1। अच्छा, आई कैसे, सब बच्चों को पता है ये? एल टी माइनस 1 कैसा आई? किसी को डाउट है? देखो, चली गई दूरी एल हो गया, और नीचे समय अंतराल यानी कि टाइम, तो टी हो गया। तो जब टी ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? निगेटिव, है ना। तो वो यहां पे टी माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो चाल समझ में आ गई आप लोगों के? अच्छा, ये कैसी राशि होगी? आदेश। तो ये कैसी राशि है? यह एक आदिश राशि है। क्यों है अदिश राशि? देखो, चली गई दूरी, दूरी भी अदिश है, और समय तो अदिश होता ही है ना, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। वो बात अलग है कि वो हमेशा आगे ही बढ़ता है, परंतु वो एक अदिश राशि है। तो यानी कि दोनों ही अदिश राशि है, तो कुल भी क्या होगा? अदिश ही होगा। अब देखो, चाल है ना, अब आते हैं वेग। एक और थोड़ा नया वेग। वेग क्या होगा? वेग सेम है, अलग नहीं है, सिर्फ क्या है, यहां पे दूरी की जगह क्या आ जाएगा? विस्थापन। वो किसको व्यक्त करता है? विस्थापन को, कि आपकी जो वस्तु है उसके बीच, मतलब उसमें समय के साथ कितना विस्थापन हुआ। आई बात समझ में, कि वो समय के साथ कितना विस्थापन हुआ। तो विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। तो ये भी सदिश, ये अदिश, तो फुल क्या होगा? सदिश राशि, हाँ या ना। मात्रक यही रहेगा ना, क्योंकि भाई विस्थापन क्या है? विस्थापन भी तो मीटर में ही है, और समय अंतराल तो फिर भी सेकंड ही रहना है। वीमा सेम। तो लिख लेंगे आप लोग वेग की डेफिनेशन, वेग की परिभाषा। दूसरा, चाल एवं वेग में
अंतर। ये सेम ही होगा जैसे आप लोगों को मैंने उसमें समझाया, क्या बोलते हैं, विस्थापन और दूरी में। ठीक है, तो ये तो आप लोगों का हुआ कि भाई, आप लोग वैसे ये सब तो आपने पढ़ा हुआ है ना, 9 10 में भी था ना ये, है ना, वेग, दूरी, चाल, विस्थापन। ठीक। तो अब इसके बाद आप लोगों का आता है एक नई चीज। भाई आप लोग जब दूरी तय करते हैं, है ना, आप लोग स्कूटी पे जाते हैं या बाइक पे जाते हैं, तो आप लोग जब चलाते हैं तो शुरू में धीरे धीरे चलते हैं, फिर धीरे 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 स्पीड तेज हो जाती है ना। भाई जब आप स्कूटी वगैरह चलाते हैं तो पहले धीरे होती है, फिर धीरे धीरे आप उसको क्या करते हैं, एक्सेलरेशन दे दे के तेज करते हैं ना उसकी स्पीड को। भाई आपको दिखता भी है मीटर में कि स्पीड तेज हो रही है। तो आप लगातार स्पीड चेंज कर रहे हैं या ब्रेक मार देते हैं तो वापस कम हो जाती है। तो इसका मतलब आपकी स्पीड बार बार कम और तेज हो रही है ना। पर जब आप ट्रेन में मतलब या किसी ऐसी चीज में जाते हैं कि जो बहुत लंबी दूरी में है, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे टाइम के बीच में वो हमेशा बराबर रहती है, स्पीड में कोई ज्यादा चेंज नहीं होता। भाई ट्रेन में तो ब्रेक मारने की जरूरत नहीं पड़ती ना, बस शुरू में स्टार्ट हुई 5 10 मिनट, वो एक्सेलरेशन हुआ, फिर उसके बाद स्पीड सेम रहती है कुछ टाइम, फिर कभी कोई स्टेशन आ गया तो फिर वापस कम हो जाती है। तो बट बीच में उसमें क्या रहती है, क्या चाल समान रहती है ना। तो अब वहां पे क्या हुआ, आपने ये चीज देखी कि भाई आप कम ज्यादा स्पीड होती है तो स्पीड में परिवर्तन होता रहता है। तो अब ये परिवर्तन हो क्यों रहा है, और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है। भाई देखो, आप एक वो घुमाते हो ना एक्सेलरेशन, स्पीड ज्यादा करने के लिए, तो आप उसको क्या करते हो, उसको ज्यादा ऊर्जा स्पेंड करते हो, मतलब कि आप एनर्जी खर्च करते हो जब उसे ऐसे घुमाते हो। ठीक है, यानी कि आप उसको एक्सेलरेट करते हो। तो उस तरह में जब आपकी स्पीड अलग 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 होती है, कम ज्यादा, तो उसको हम बोलते हैं असमान गति। क्या बोलते हैं, असमान गति। समान गति किसको बोलेंगे, जब आपकी स्पीड समान हो, आपकी वेग समान हो, उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा हो, यानी कि आप समान समय में समान दूरी तय कर रहे हो, समान समय में समान दूरी, यानी कि हर टाइम इंटरवल में, यानी कि स्पीड सेम है। परंतु यदि आप अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग दूरी तय कर रहे हो, मान लो शुरू के 10 सेकंड तो 1 मीटर ही चला, अगले 10 सेकंड 20 मीटर चल गया, उससे अगले 10 सेकंड 30 मीटर चल गया, तो आपकी स्पीड लगातार बढ़ रही है। या आपने ब्रेक मारे तो धीरे धीरे कम भी हो रही है। तो आपकी स्पीड लगातार चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, असमान गति। क्या बोलते हैं, असमान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती तो उसको क्या कहते हैं, असमान दूरी, वो सॉरी असमान गति। तो समान एवं असमान गति, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समान गति किसको कहेंगे, यदि कोई वस्तु, कौन सी वस्तु जो गति कर रही है ना, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती हो तो उसको क्या कहेंगे, समान गति। क्या कहेंगे, समान गति, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका उल्टा कर देना, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय नहीं करती तो उसको क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। ये समझ में आया। तो असमान और समान गति में आपको अंतर पता लग गया कि भाई जब हम, समान गति का मतलब जब वेग समान हो मेनली, कि यानी कि समान समांतरालों में वो समान दूरी तय कर रही है। असमान गति का मतलब उसकी गति, मतलब जो उसका वेग है या चाल है उसमें परिवर्तन हो रहा है टाइम के साथ, मतलब वो फिक्स नहीं है। ठीक है। तो अब हम इसमें आगे, जब हम किसी भी, क्या ज्यादातर मोशन के क्या होते हैं, असमान होते हैं ना, कि भाई आपकी स्पीड कम ज्यादा होती रहती है। तो आप स्पीड कम या ज्यादा कैसे करते हो, उसके लिए किस चीज की जरूरत होती है, या फिर कोई ऐसा फैक्टर भी होता है क्या जिसको हम व्यक्त कर सकते हैं कि ये क्यों चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को, कि यानी कि वेग किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी कि इतने टाइम, कितने टाइम में कितना
वेग में परिवर्तन हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, त्वरण। तो इसको हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी क्या करते हैं, जो वेग और हमने ये विस्थापन पढ़ा इससे रिलेटेड कुछ आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख रहा हूँ, है ना। 2.1, ठीक है। थोड़ा डिस्कशन टाइप का क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए गति के कौन कौन से उदाहरण में वस्तु को लगभग बिंदु वस्तु माना जा सकता है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम मतलब इस क्वेश्चन में देता हूं कि क्या क्या है, आप बताना कि बिंदु वस्तु है या नहीं है, और बिंदु वस्तु है तो क्यों नहीं है, या नहीं है तो क्यों नहीं है, या है तो क्यों है। पहला है, दो स्टेशनों के बीच, बताओ ये, दो स्टेशनों के बीच बिना किसी झटके के चल रही गाड़ी यानी कि रेलगाड़ी, तो ये बिंदु वस्तु होगी या नहीं होगी। अच्छा हाँ है तो हाथ खड़ा करो, ना है तो रहने देना। अच्छा दो स्टेशनों के बीच की लगभग दूरी कितनी होती होगी, सोचो भाई, कुछ किलोमीटर होती होगी ना, हाँ या ना। और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, काफी छोटी होगी ना कंपैरिजन में। तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, यदि जो वस्तु है जो गति कर रही है उसकी लंबाई या उसका आकार जो चली गई दूरी है उसकी तुलना में बहुत छोटा हो, तो उस वस्तु को क्या कह सकते हैं, बिंदु वस्तु, हाँ या ना। तो ये तो रेलगाड़ी तो छोटी ही होगी ना डिस्टेंस जब हम चलते हैं उसके कंपैरिजन में, है ना। तो उसको क्या कह सकते हैं, बिंदु वस्तु कह सकते हैं। तो ये हाँ होगा, इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो डेफिनेशन ध्यान में रखो, सोचो थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा, किसी वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे ऊपर बैठा बंदर, होता है ना मेले वगैरह में कुछ एक गोल चक्कर सा होता है बहुत बड़ा, और उस पे कोई एक आदमी बंदर वगैरह बैठा के वो घूमता रहता है। तो अगर सोचो बंदर घूम रहा है तो वो बिंदु वस्तु होगा या नहीं होगा, हाँ या ना बताओ। हाँ है तो हाथ खड़ा करो। हाँ होगा, क्यों, क्योंकि बंदर का साइज तो छोटा होगा ना जो वृत्तीय पथ है उसके कंपैरिजन में, तो हम मान सकते हैं कि हाँ वो बिंदु वस्तु है। अच्छा अब तीसरा एग्जांपल, तीसरा क्वेश्चन सॉरी, जमीन से टकराकर तेजी से मुड़ने वाली अब सोचो कि कोई बॉल थी, क्रिकेट बॉल, जमीन पर टकराई और तुरंत मुड़ गई, ठीक है, टकराने के बाद अब होगा नहीं होगा, ये बिंदु वस्तु होगी या नहीं होगी। ये है, बॉल आई, टकराई, होगा या नहीं होगा। देखो गेंद है, टकराई, वापस आई, है ना। तो ये बीच की डिस्टेंस सोचो कितनी होगी, भाई टकराने के बाद तो वो लगभग कितनी होगी भाई, छोटी सी जगह होगी ना, तो लगभग इतनी ही। और बॉल का साइज आपका इतना है, तो टकराने के बाद मुड़ी तो ज्यादा डिस्टेंस तो उसने कवर नहीं करी, डिस्टेंस तो ज्यादा नहीं कवर करी ना अपने साइज के अकॉर्डिंग, तो उसका साइज देखा जा सकता है, मतलब समझ में आ रहा है। तो उसको हम बोलेंगे, जो क्योंकि यहां पे क्या है, जो चली गई दूरी है वो वस्तु के साइज के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं है ना, मतलब वस्तु का साइज बड़ा है, देखने लायक है, तो इसका मतलब यहां पर बिंदु वस्तु नहीं है। आई बात समझ में। अब आप इसका फोर्थ वाला आप खुद कीजिएगा, किसी मेज के किनारे से फिसलकर गिरा गया कोई बीकर, बताओ भाई, कोई मेज है, टेबल, उसके पे बीकर रखा है, गिर गया, तो बिंदु वस्तु है या नहीं है, नहीं है। अरे टेबल की ऊंचाई कितनी होगी सोचो,
भाई टेबल की ऊंचाई होगी कितनी, 1 मीटर के करीब। मैं 1 मीटर भी ज्यादा बोल रहा हूं, है ना। भाई आपका 1 मीटर से कम होगी। आपने उसके ऊपर बीकर रखा है, बीकर की लंबाई कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। भाई वो तो उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है ही नहीं। आप 10 बीकर लगाओगे पूरी लंबाई कवर हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आगे समझ में। तो एक क्वेश्चन और, 2.2। इस क्वेश्चन में क्या किया है, आपको एक ग्राफ दिया है और ये बोल रहा है ये टाइम है और ये एक्स है यानी कि दूरी, ठीक है। और ये पी और ये क्यू। ठीक है, तो ये दो बच्चे हैं जो स्कूल से घर जा रहे हैं ना। दो बच्चे ए व बी अपने विद्यालय ओ से लौटकर, विद्यालय क्या है, ओ है, से लौटकर अपने अपने घर क्रमशः पी और क्यू को जा रहे हैं, है ना। एक का दूरी पी है, एक का दूरी क्यू है, और उनकी स्थिति बताई गई है ना ग्राफ से। तो आप बताओ कि भाई कौन इनमें से कौन बच्चे स्कूल के पास रहता है। देखो, स्कूल ये है और ये दूरी है, ये वाला एक्सिस, है ना, और ये वाला टाइम है। तो ए का घर है पी पर, बी का घर है क्यू पर, यानी कि यहां। तो कौन पास है, किसका घर पास है, पी वाला। पी वाला ना। तो यानी कि ए का घर पास है ना। ए का घर बी से पास है, क्यों, क्योंकि उसने कम दूरी तय करी, है ना। और बी का दूर है। दूसरा टाइप, दूसरा इसमें है, बी ए की तुलना में विद्यालय से पहले चलता है। कौन इनमें से विद्यालय से पहले चला, देखो टाइम की घड़ी टिक 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 शुरू हो गई। जो ए है वो तो तुरंत चल दिया, बी क्या है, यहीं पे खड़ा रहा। मतलब टाइम तो चेंज हो रहा है, जैसे आप भी करते हैं ना, कुछ बच्चे वहीं पे रुके रहते हैं, थोड़ी देर बाद निकलते हैं। टाइम तो चल रहा है परंतु उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। और कुछ टाइम के बाद उसने चलना शुरू किया। तो कौन पहले चला स्कूल से, ए। ए पहले चला, है ना, बी उससे बाद चला। थर्ड, कौन तेज चल रहा है इनमें से, बताओ, ए या बी। ए। ए तेज चल रहा है। देखो उसने टाइम ज्यादा लिया, दूरी कम है, यस सर। और इसने टाइम कम लिया, दूरी भी ज्यादा तय करी। तो कौन है, बी फास्ट है ना। तो इसका फोर्थ, क्या ये दोनों भिन्न भिन्न समय पर पहुंच रहे या एक समय पर पहुंच रहे, दोनों सेम टाइम पर पहुंचे हैं या अलग अलग समय पर पहुंचे हैं। घर किस टाइम पहुंचेंगे दोनों, अलग अलग टाइम है या सेम है, देखो सेम ही है ना। भाई टी क्या है, चले तो अलग अलग टाइम पे है पर पहुंचे सेम टाइम पर है। फिफ्थ, देखो ए और बी सड़क पर कब किससे आगे हुआ, मतलब कि एक दूसरे को कब क्रॉस किए ये लोग। देखो जरा, ए जा रहा था धीरे धीरे, बी तेजी से चला, और ये इस पॉइंट पर क्या किया, उससे आगे निकल गया। तो कहां पर कितनी बार मिले, एक बार, है ना। आया नहीं समझ में ये, इस ग्राफ से कुछ समझे। देखो यहाँ पे एक थर्ड जो पार्ट पूछा था, किसकी स्पीड ज्यादा है, स्पीड कैसे पता चल रही है। एक तो आपने देखा कि टाइम किसने ज्यादा लिया, दूसरा आप ये भी देख सकते हो कि किसका स्लोप ज्यादा है। जिसका स्लोप ज्यादा होता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ओके। थैंक यू सर।